वेलकम टू इकोन डिकोडिंग। आज हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट टू करेंगे, जिसमें पार्ट टू में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। ये पार्ट टू है। इससे पहले हमने आंसर की दी थी, तो आंसर की देने के बाद हमने ये बोला था कि आगे हम इस क्वेश्चन का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें ये पार्ट टू है, जिसमें हम इस 16 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो when was the Bretton Woods agreement signed by the delegates from 44 नेशन which led the establish of the IMF? जो 44 नेशन है, जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तो आईएमएफ की स्थापना हुई। तो आईएमएफ कब स्थापना हुई, उसकी डेट पूछ रहा है। तो जुलाई 1944 में 44 नेशन के हस्ताक्षर के द्वारा मतलब ये आईएमएफ की स्थापना हुई। और उसी समय क्या होता है, जब आईएमएफ की स्थापना होती है, उसी समय आईबीआरडी की स्थापना होती है। आईबीआरडी का नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी उसी समय होती है। इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आईएमएफ आईएमएफ तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो उस समय क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऐसा कुछ सोचा जाता है कि सभी देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, वित्तीय स्थिरता है और रिकंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी उस समय। बहुत सी बिल्डिंग, बहुत चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक संस्था की और स्थापना की जानी थी, तो उसको आईवीआरडी थी। तो ये दो संस्थाओं की स्थापना, एक आईटीओ था लेकिन उसकी स्थापना अमेरिका के विरोध के कारण नहीं हुआ था, तो इन दो संस्थाओं की स्थापना होती है, जिसको आईवीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना था, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक में अब क्या है, अब 1 2 3 4 5, अब अभी सिक्स इंस्टीट्यूशन शामिल है। उस समय इसी इसी को मतलब जाना जाता था, ठीक है, लेकिन अभी 6 हो गए। इसमें आईडीए है, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। आईएफसी है, आई थिंक इसकी अपना स्थापना 1964 में होती है। तो ऐसे ऐसे, और ईएमआईजी है, तो इसकी स्थापना 1980 के आसपास होती है। तो अभी वर्ल्ड बैंक में 6 इंस्टीट्यूशन आ गए थे, उस समय केवल एक था। अब किसी को यदि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना होगा, तो सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उसको मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना ही था, और है लेकिन इतना ही ठीक है, इसके लिए सफिशियंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी व्हाट डज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है? क्राउडिंग आउट कुछ ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो रिड्यूस इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के कारण, गवर्नमेंट से खर्च के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिड्यूस हो जाना ही क्या है, क्राउडिंग आउट है। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट होता कैसे है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि हाई टैक्स लगाए, ज़्यादा टैक्स। हाई टैक्स किसके ऊपर लगाए? कंज्यूमर के ऊपर लगाए, और बिजनेसमैन के ऊपर लगाए। किसके ऊपर? डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर मतलब कि ऐसी इनकम जो हम खर्च करना चाहते हैं, वैसी इनकम। तो उसकी उस इनकम के ऊपर यदि सरकार टैक्स लगा दी, हमने उस इनकम को सरकार को दे दिया, तो अब हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, तो लेंडिंग टू लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेसमैन के ऊपर भी मतलब टैक्स लग गया, तो वो क्या करेगा, लोअर इन्वेस्टमेंट करेगा, और कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा, तो उसका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट करने का। तो हाई टैक्स के माध्यम से क्या क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। और क्या है, इंक्रीजिंग बारोइंग। यदि गवर्नमेंट क्या करे, अपनी बारोइंग को इंक्रीज कर ले। गवर्नमेंट क्या करे, अपनी बारोइंग को इंक्रीज करे। जैसे ही गवर्नमेंट बारोइंग इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, जैसे ही गवर्नमेंट बारोइंग इंक्रीज करेगी, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने मनी ले लिया, मतलब जितना पैसा है आ, ले लिया, तो उस समय क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए, हाई इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट जब जब बैंक से बारो कर लेगी, तो हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा बारो करना उसके लिए। ठीक है, तो दो चीज़ों के माध्यम से जो है क्राउडिंग आउट आता है। एक होता है हायर टैक्स के माध्यम से, गवर्नमेंट हाई टैक्स लगा दे, और इंक्रीजिंग बारोइंग, गवर्नमेंट या बारोइंग ज़्यादा कर ले, उधार ज़्यादा ले ले। तो गवर्नमेंट से, जब गवर्नमेंट ने बैंक से पैसा ले लिया, तो उसके बाद पैसा है नहीं, तो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जब पैसा पैसा ज़्यादा होता है, तब इंटरेस्ट कम करता है ना। तो इन दोनों तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, what is one of the major reform introduced in the union budget enhance the fixed transparency?
राजकोषीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में पेश किए गए प्रमुख सुधारों में से क्या है? जो यूनियन बजट था तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, तो इस चीज़ को कैसे, मतलब यूनियन बजट जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी। अब बजट जो है ये दोनों बजट साथ में पेश होगा, रेलवे बजट और मेन बजट, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी, तो उसको अलग अलग कर दो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी 2016 से रेलवे बजट और मेन बजट साथ में पेश होता है, इससे पहले अलग अलग पेश होता था। ठीक है। सुरेश प्रभु ने 2016 में क्या किया, रेलवे बजट और नीति आयोग के कहने पर, नीति आयोग की सलाह पर 2016 में रेलवे बजट और मेन बजट को एक साथ कर दिया गया। ये 1921 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कमेटी के चेयरमैन विलियम एकर्थ रेलवे को बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम लाए थे, जिसमें 1924 में हर साल रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था। उस समय कुछ ऐसा किया गया कि 1921 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे कमेटी बनाई, जिससे चेयरमैन विलियम एकर्थ थे। तो 1924 में ऐसा कर दिया गया कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ये दोनों साथ में पेश पेश करेंगे तो उससे दिक्कत आएगी, क्योंकि रेलवे को अंग्रेजों ने बनाया, तो वो चाहते थे कि इसका बजट अलग रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। मतलब स्टेशन विकसित करने के लिए निवेश को असुरक्षित नहीं करना, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी वो निवेश को मतलब इन्वेस्टमेंट को नहीं चाहती थी कि उसकी मतलब असुरक्षित हो, मतलब सुरक्षित नहीं रहे। वो चाहती थी कि रेलवे का बजट अलग रहे ताकि वो सुरक्षित रहे, रेलवे में दिक्कत नहीं आए, ऐसा कुछ करना चाहती थी, क्योंकि पूरा काम उसको रेलवे से ही था। और 2016 से क्या हुआ, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे क्या किया, आम बजट और मेन बजट को एक साथ कर दिया। ठीक है। किसके, नीति आयोग की सिफारिश के बाद, नीति आयोग की सिफारिश के बाद अब एक साथ हो गया। ठीक है। आगे, when change in the demand of one goods occurs due to change in the another goods, what is called? कह रहा एक वस्तु की मांग में परिवर्तन से दूसरी की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। एक वस्तु की मांग दूसरे की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि क्रॉस मतलब सब, देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is an economic concept, a major responsible in the quantity demand one goods when price और अदर गुड, एक अनदर गुड्स के प्राइस के चेंज होने पर अदर गुड्स के डिमांड में क्या चेंजेस आएगा उसकी बात करता है। ठीक है। और इसकी बात करता है क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसके मांग मात्रा में परिवर्तन होना, एक वस्तु की प्राइस में चेंज होने के कारण उसके क्वांटिटी एंड डिमांड में चेंज होता है, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। इस चीज़ को रटिए, सब्स्टिट्यूशन गुड्स ऑलवेज पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलवेज निगेटिव। The contribution of MSME sector overall gross value added GVA in financial year 2020 में जो MSME था वो GVA में कितना परसेंट योगदान दिया था, तो 28.2%, 28.2% GVA में MSME का योगदान था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ये 29.1% हो गया आज के समय में। यदि हम देखें MSME सेक्टर जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो जीबीए में दे रहा कितना, 29.1% दे रहा है। लेकिन इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल देखें, मतलब हम पूरा देख रहे हैं, मतलब जी जी मतलब एमएसएमई जो दे रहा है वो प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड सेकेंडरी सब में मिलाकर कितना दे रहा है, 29. लेकिन केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि हम देखते हैं तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 36.2%, इक्वल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का। ठीक है। न्यू डाटा यहाँ पर था नहीं, तो 2021-22 का ही डाटा हमको मिला, और इसके आगे डाटा अभी कुछ हमको मिला नहीं। ठीक है। तो ये 24 का भी इतना है और 21-22 का भी इतना है। Which type of the public expenditure promote the social welfare improvement in income distribution? कचरा, which type of public किस टाइप का पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए जो सोशल वेलफेयर एंड इम्प्रूवमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का वितरण किया जा रहा है उसमें सुधार करे, कल्याण कल्याण भी हो
सामाजिक कल्याण भी हो और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें इम्प्रूवमेंट आए, क्या मतलब जैसे इनइक्वलिटी है तो इक्वलिटी है और सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। तो सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, यदि इस पर खर्च किया जाएगा तो जहाँ तक मतलब इस पर खर्च खर्च किया जाए तो जहाँ तक है कि इसमें ये सोशल सर्विसेज पे किया जाएगा तो ये भी इनइक्वलिटी को रिड्यूस करेगा। लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, जैसे जैसे हेल्थ पर कर दो तो सबको वही सुविधा मिलेगी, मतलब किसी को ऐसा नहीं रहेगा कि किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी किसी को कम मिलेगी, ठीक है। हॉस्पिटल बनवाया जाएगा तो उसमें कोई भी जा सकता है। एजुकेशन एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा तो इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये सब तो ऑप्शन नंबर सी सर सही है। अब ये क्वेश्चन है, कोरिलेशन देखना था इन दोनों के बीच, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फार्मूला था रटने वाला, ठीक है। एज पर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा ही डायरेक्ट आंसर ही दिखता है सबका, कुछ एक्सप्लेन करने वाला इसमें था नहीं तो इसका आंसर ठीक। हाँ ये क्वेश्चन है अच्छा एक्सप्लेनेशन करने वाला है, इसको हमने लिया भी वैसे। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, तो कह रहा है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियम, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मीन इक्वल पहली अच्छा यहाँ पर है। पहली प्रॉपर्टी है कि बेल शेप का होगा, ऐसे घंटा आकार का होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। दूसरी प्रॉपर्टी है ये कॉन्टिन्यूअस होगी, ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं होगी। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बट और बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बायनोमियल और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए लाया गया था, क्योंकि इस समय डिस्क्रीट से तो काम चल जाता है, जब कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आया तो उस चीज़ के लिए फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद ये कंटीन्यूअस होना चाहिए और इक्वलिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू, जो सेंट्रल वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब इस वैल्यू पर मीन मोड मीडियन सब इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर क्या आगे, यूनी मॉडल, ये एक यूनी मॉडल होना चाहिए, ठीक है। ये यूनी मॉडल मतलब कि समान वितरण में अधिकतम ऊंचाई एक ही स्थान पर होगी, मतलब कुछ ऐसा होगा कि मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पर होगी, फिर इसके बाद ऐसे कम 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 कम, इस इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ऐसे होते चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक यूनी मॉडल है। फिर क्या है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम मीडियन, जो इक्वल डिस्टेंस होगा क्वार्टाइल और मीडियन वो इक्वल होगा। ये इसका फीचर्स है क्यू थ्री माइनस एम इक्वल टू एम माइनस क्यू वन। तो इसका फार्मूला होता है क्यू वन माइनस क्यू टू, क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री, ठीक है। तो जो क्यू टू हमारा है वो एम है, तो यहाँ क्यू टू की जहाँ जहाँ यहाँ लिखा हुआ क्यू टू भी लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा कोई वीडियो हम बनाएंगे तो उसको बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे उस समय, ठीक है। तो अभी ऐसा याद करिए, ये होता है। और क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच एक रिलेशन है जिसको हम बोल सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो हमको एक पता लगा यहाँ से हम क्या क्या अभी फीचर्स पा गए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द यूनी मॉडल एक तो मिल गया, और देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट वेरिएबल, ये तो डिस्क्रीट तो नहीं होगा, कंटिन्यूअस होता है। मीन डेविएशन इज 4/5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ऐसा बोल रहा है कि नहीं, मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही है, टू भी सही है, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या बोला देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 इन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी ऑप्शन सही है। फाइनाइट बोथ डिस्क्रीट डिस्क्रिएशन, रेंज देखिए ये गलत होगा, ठीक है। तो कौन कौन सही है इसमें, सेकंड सही है, थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस पर हम कोई एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। टू टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट adjust through the exchange depreciation is
नोन एज बैलेंस। जो भुगतान संतुलन में घाटा है उसको सही करने के, उसको एक्सचेंज डिप्रिसिएशन, यदि एक्सचेंज डिप्रिसिएशन के माध्यम से सही किया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो ट्रेड इफेक्ट होगा। क्योंकि जैसे ही हम डिप्रिसिएशन ये सब होगा तो उस समय क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट कम हो जाएगा, तो इसमें ट्रेड इफेक्ट सही है। ठीक है, इसमें लिखा भी है, इसमें एक्सप्लेनेशन यही लिखा है जो हम बोले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स के फीचर क्या है। तो पब्लिक गुड्स ऐसे जाइए, क्या है पब्लिक गुड्स, ये है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में क्या है, एयर है, नेशनल डिफेंस है। तो पब्लिक गुड्स ये है नॉन राइवल, ऐसे यहाँ से और यहाँ तक, एंड नॉन एक्सक्लूडिबल। पब्लिक गुड्स क्या है, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडिबल। तो नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडिबल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे हम जाएंगे किस पर, प्राइवेट गुड्स पर, तो राइवल एंड एक्सक्लूडेबल ये। ठीक है, और इस ऐसे हम जाएंगे किस पर, कॉमन गुड्स पे। तो कॉमन गुड्स क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल, ऐसे। तो ऐसे ऐसे जाकर आप देख लीजिए, जैसे ये है कलर गुड्स क्या है, एक्सक्लूडेबल है बट नॉन राइवल है। Which among the following not correct according to endogenous growth theory? endogenous theory के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या है, इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी एक न्यू थ्योरी है, ना कि ओल्ड थ्योरी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही, सही है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है तो ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये सही है। अब यहाँ थोड़ा इंडोजीनियस थ्योरी के बारे में। इंडोजीनियस थ्योरी इज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड द रोल ऑफ इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब क्या हुआ, लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय वाचिंग, ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर काम करे। ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, अनलाइक ट्रेडिशनल ग्रोथ थ्योरी एट्रीब्यूट ग्रोथ द एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए यहाँ एक मेजर चीज हमको मिल गई, जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी, इससे पहले थ्योरी थी, ये तो न्यू ग्रोथ थ्योरी है, इसके पहले जो ग्रोथ थ्योरी थी वो सब एक्सटर्नल फैक्टर पर ध्यान देते थे, लेकिन जो न्यू ग्रोथ थ्योरी है ये किस पर ध्यान दे रही, इंटरनेशनल मतलब इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब क्या हुआ कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई चीज करते करते हमारे पास स्किल आ जा रही है, तो लर्निंग बाय डूइंग, हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। लर्निंग बाय वाचिंग, कोई चीज देख के सीख गए, कोई चीज करने के लिए हम यूट्यूब देख कर सीख गए, तो लर्निंग बाय वाचिंग। लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन, मतलब कोई लेबर है वो काम कर रहा है, उसको उसको एजुकेशन दे दे और बेहतर काम करेगा, कुछ पढ़ लिख लेगा। तो इंटरनल फैक्टर पर न्यू ग्रोथ थ्योरी क्या देती है, इंटरनल फैक्टर पर ध्यान देती है। इसीलिए इस थ्योरी में क्या होता है, इस इस थ्योरी में डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें इसमें इंटरनल फैक्टर काम करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसीलिए हमेशा ये इंक्रीज होता रहता है। जबकि और ग्रोथ थ्योरी, ओल्ड थ्योरी, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर ध्यान देती है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर पर ध्यान देती हैं, तो एग्जाम्पल क्या है उसका, मतलब टेक्नोलॉजी है। जो ओल्ड थ्योरी थी उस पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये सब पर ध्यान देती थी, लेकिन एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी फोकस ऑन हाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, वो ह्यूमन कैपिटल में कैसा इन्वेस्टमेंट करे ऐसे फोकस करती है। जैसे हम लोग ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन है, लेबर है, कैपिटल कैसे होंगे, कैपिटल कब होंगे जब उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ उसको एजुकेशन मिले, मतलब ठीक है, और उसके माध्यम से एजुकेशन हमको मिले और हम प्रोफेसर बने, कुछ बने ऐसे। ठीक है, इनोवेशन किया जाए, ह्यूमन कैपिटल तो फोकस करती है हाउ इन्वेस्टमेंट, किस पर इन्वेस्टमेंट करें, ह्यूमन कैपिटल पर करें, इनोवेशन पर करें, कुछ नवाचार करें, नॉलेज पर करें, कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक डेवलप, ये सब कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और इसमें कुछ की फैक्टर है, उसको आप देखिए क्या क्या है। जैसे इंक्रीज रिटर्न, इसमें क्या होती है, जो न्यू ग्रोथ हो रही है इसमें इंक्रीज रिटर्न होता है। ठीक है, अब है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में क्या है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल कहता है कि जब फिक्स एक्सचेंज रेट होगा, जब फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो उस समय कौन, तो इफेक्टिव होगी क्या, फिजिकल पॉलिसी। इफेक्टिव क्या होगी, फिजिकल पॉलिसी, और इनइफेक्टिव होगी मॉनेटरी पॉलिसी। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो उस समय इफेक्टिव होगी मॉनेटरी पॉलिसी और इनइफेक्टिव हो जाएगी फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है, एग्रीगेट इनकम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसमें कह रहा है ये फिक्स एक्सचेंज रेट है तो उस समय जो एग्रीगेट इनकम है वो प्रभावित नहीं होती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ऐसा क्या होता है, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट पर ये
मतलब जो तुम्हारी इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए तो किसके कारण नहीं होगा? वो क्यों मॉनेटरी पॉलिसी के कारण नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी तो इफेक्टिव होती है ना। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नॉट पूछ रहा है, ये पूछता कि यदि इनकम में चेंजेस आए तो क्या होता है फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट पर फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है यहाँ पर, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। तो कह एग्रीगेट इनकम इज नॉट इन्फ्लुएंस, एग्रीगेट इनकम प्रभावित नहीं होती, किससे? मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल से हो जाएगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, हु परफॉर्म्ड द कंट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ आईएसएलएम मॉडल? आईएसएलएम मॉडल में किसने कंट्रीब्यूशन किया है? तो हिग्स और हैम्सन ने किया है। ठीक है। The first 5 year plan India was based on the which of the following? फर्स्ट 5 year plan किस पर बेस्ड था? तो वो बेस्ड था हैराड एंड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, जो 1951 से 1956 तक चलता है, 1951 से 1956 तक चलता है, जिसे हैराड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ कितना हुआ था? 3.6 हुआ था। ठीक है। अभी अभी अब अब जो ये प्लानिंग कमीशन था इसको खत्म कर दिया गया था 2000 दो 2015 से, 2015 से इसको खत्म कर दिया। उसके बाद हमारा आ गया क्या? नीति आयोग। अब इस समय नीति आयोग है। ठीक है। अब नीति आयोग, हाँ ठीक है। अब इस देखिए, उसमें फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान पूछ लिया था, तो हमने सेकंड 5 ये सब रख दिया है। जैसे सेकंड क्या था? पीसी महान लोग इस पे बेस्ड है, और उसके बाद प्लान हॉलीडे आता है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पूछते रहते हैं। एक मिनट हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है। जैसे ये प्लान हो हॉलीडे, इसको पूछ लेता है इसकी डेट क्या है, 1966 से 1969, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। और ये हाईलाइटिंग पॉइंट, एग्रीगेट एग्रीकल्चर इज द एलाइड सेक्टर इज द इंडस्ट्री सेक्टर। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था? 1961 से 1966 में आया था। ये गॉडली योजना के नाम से जाना था। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, ये सब याद होना चाहिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान का नारा था क्या? गरीबी हटाओ। सिक्स 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 जो था वो प्लान वाज, ये बेस्ड था क्या? पॉवर्टी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो आत्मनिर्भरता पर बेस्ड थी? वो कौन थी? सिक्स पंचवर्ष मतलब 6 5 ईयर प्लान सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड था। ठीक है। सेवन किस पर था? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब पर बेस्ड था। सेवन। 8 5 ईयर न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये सब पर बेस्ड था। ठीक है। इस यहीं पर हमारा एलपीजी आया था 8 5 ईयर प्लान में, तो ये सब याद होना चाहिए। 9 क्या था? ग्रोथ बेस्ड जस्टिस ऑफ एंड इक्विटी। ग्रोथ हो लेकिन उसके साथ मतलब इक्विटी हो, इक्वलिटी नहीं हो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटी और इक्वली में, इक्विटी और इक्वली में, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है। तो इक्विटी पर फोकस किया गया था। ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। नाइन्थ नाइन 5 ईयर प्लान में था। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये पूछ ही लेता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किसका था, तो इसका था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, 11th 5 ईयर प्लान। अच्छा 10th, यहाँ भी 10th पहले आना चाहिए था। ठीक, कोई नहीं। फिर 12th 5 ईयर प्लान, ये फास्टर मोर इंक्लूसिव, फास्ट ये क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल लिख दिया तब हम 12th मारेंगे, सस्टेनेबल नहीं लिखा तो 11th हो जाएगा। ठीक है। which four sec four sec which four sector was included महान बुलिस इन फोर सेक्टर मॉडल? तो उसमें क्या था? महान बुलिस के फोर सेक्टर, महान लोबिस के फोर सेक्टर मॉडल में क्या था? ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। तो इनमें क्या था? कैपिटल गुड सेक्टर, टू सेक्टर मॉडल एंड डिसएग्रीगेट द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द अदर कंजप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कैपिटल गुड सेक्टर कंज्यूमर द स्मॉल हाउस होल्ड। जब इसको हम बनाएंगे, एक सेक्टर यहाँ लेंगे, एक सेक्टर यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, और यहाँ पर एक लेंगे। यहाँ गवर्नमेंट, जैसे ये हाउस होल्ड हो गया, यहाँ गवर्नमेंट हो गई, यहाँ इंडस्ट्री हो गई, तो यहाँ से ऐसे रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, ऐसे बनता है सेक्टर। ठीक है। जैसे उन्होंने बनाया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है उसी अकॉर्डिंग। डी डिटरमाइन डी डिटरमाइन ऑफ सप्लाई मनी इज। तो इसमें सप्लाई ऑफ मनी जो डिटरमाइन करता है, तो इसमें ऑल ऑफ द अवेलेबल होगा कि इफेक्टिव क्रेडिट मनी।
यदि इफेक्टिव क्रेडिट मनी होगी तो इससे भी क्या क्या होगी कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी, कैश रिजर्व, ये सबसे भी मनी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कैश रिजर्व, हम कैश रिजर्व को ज़्यादा कर दिए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कैश रिजर्व को कम कर दिए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में मुद्रा मतलब ज़्यादा सर्कुलेट होने लगे। या इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये CRR को हम बढ़ा दिए तो हमारी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये सब पर कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट किए गए हैं, जैसे इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करना होता है CRR SLR ही, जिससे चेंजेस करना होता है, ठीक है। which one of which one is known as aggregate money resources। देखिए M3 जो है इसे ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए आंसर सही है एग्रीगेट मनी M3। अब इसमें है विच सेक्टर कंट्रीब्यूशन 2021-22 में कौन सेक्टर ने इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट किया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। which which of the following indicate the state of deflation। अच्छा, स्टेट ऑफ डिफ्लेशन, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्टेट ऑफ डिफ्लेशन। इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है जो डिफ्लेशन को फेस कर रहा है। तो डिफ्लेशन केस में क्या होता है कि प्रोडक्शन तो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन हमारी जो मॉनेटरी इनकम होती है, मॉनेटरी इनकम वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब रियल इनकम बढ़ जाती है। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, हम धनी महसूस करना शुरू करते हैं। और हम लोग धनी कब महसूस करेंगे, जब प्रोडक्शन उसी लेवल पर होता है। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो खाक धनी महसूस करेंगे, इसलिए प्रोडक्शन उसी लेवल पर हो, लेकिन हमारी जो मॉनेटरी इनकम है, मॉनेटरी इनकम मतलब जो जिसमें इन्फ्लेशन ऐड है, वो इनकम हमारी डिक्रीज हो जाए और रियल इनकम हमारी बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए ये है टोटल यूटिलिटी फंक्शन, इसको हमको मार्जिनल यूटिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी करने के लिए इसका डिफरेंशियल करेंगे। जैसे 5 दूनी 10 हो गया, और जहाँ एक सा है वहाँ 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 2 का 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। Which one is the medium term objective of national population policy। कह रहा है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, तो अचीवमेंट स्टेबल पॉपुलेशन बाई, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ब्रिंग डाउन द टोटल फर्टिलिटी ऑफ आर रिप्लेसमेंट लेवल 2000। हमको 2010 तक क्या कर, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। इसमें हमको जो हमारी मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव पॉलिसी थी वो हमारी थी कि 2010 तक हमको क्या कर देना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को रिप्लेस कर ले, 2.1 तक आ जाए। टोटल फर्टिलिटी रेट को हमको 2.1 कर देना है, ठीक कुछ ऐसा करना है। जैसे एजुकेशन, शिक्षा या फिर चाइल्ड पॉलिसी को लागू करके इसको 2.1 कर देना। 2.1 क्या है कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो अपने आप को रिप्लेस कर जाए। तो 2010 तक जो 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, तो इसका ये मीडियम ऑब्जेक्टिव था। बाकी और भी ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप देखिएगा पूरा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे। द इमिटेशन गैप थ्योरी वाज propounded बाय, इमिटेशन गैप थ्योरी किसने दिया था, तो एमबी पोजनर ने इमिटेशन गैप थ्योरी दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अकॉर्डिंग टू whom द इक्वलिटी मींस propounded proportional tax, तो कोहन ने इसको दिया था। इक्वलिटी मींस proportional tax, इक्वलिटी मतलब proportional tax, ठीक है, जो ऐसे कॉन्सेप्ट को कोहन ने दिया था। The degrees, the degree of success of selective credit control depend upon, तेरा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किस पर डिपेंड करता है, तो इसमें सेलेक्टिव जब क्रेडिट कंट्रोल करना होता है तो किस पर डिपेंड करता है, द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिव क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन, ये तो सही है। इफेक्टिव क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि हम CR SLR ये सब बढ़ा के हम इफेक्टिव तुरंत उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं कि बैंक लोन देगा कि नहीं देगा। यदि हम CRR SLR को हाई कर दिए तो बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो लोन देगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हुआ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये कह रहा है दी अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन बैंकिंग क्रेडिट। नॉन बैंकिंग क्रेडिट होता है कि इस पर भी मतलब जब क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, तो इसको भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी लाना होता है। क्योंकि गुरले शाह के थीसिस में नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी लाया गया था, क्योंकि उससे क्या हुआ कि ये भी नहीं तो लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। बैंक तो नहीं होते हैं, ये बैंक के तरीके नहीं काम करते हैं, लेकिन ये कुछ हरकत ऐसी कर जाते हैं जिससे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसको भी अब शामिल कर लिया गया था इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
द गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी आर बेस्ड ऑन व्हिच एक्ट? तो 101 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था, इस पर बेस्ड था। सब 101वां संविधान संशोधन होता था जिसमें जीएसटी लाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को लाया गया था। अब जीएसटी के फीचर जो है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे इसमें डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी होती है, एक एसजीएसटी होती है। एसजीएसटी मतलब स्टेट वाली जीएसटी। इसके स्लेब है जैसे 5%, 12%, 18%। 18% किस पर लगेगा? ये लग्जीरियस गुड्स पर लगेगा, और हानिकारक वस्तुओं पर मतलब लगेगा, जैसे अल्कोहल और पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। तो इसको आप देखिए, इसमें सब चीज़ें बेहतर तरीके हमने इसमें नोशन दिया है। व्हाट इज द प्राइमरी एजम्पशन अबाउट नॉलेज इन रोमर इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी? तो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में जो नॉलेज है, उसमें उसके बारे में इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? क्या कह रहा है? व्हाट इज प्राइमरी एजम्पशन? वह प्राइमरी एजम्पशन क्या है? अबाउट नॉलेज के बारे में इन रोमन इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? नॉलेज इज साइड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉलेज क्या है? एक साइड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। रोमन इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी मॉडल वाज इंडेड द कंसीडर द साइड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस मीन्स दैट द इन्वेस्टमेंट आर made particularly in the research and development new knowledge generate which turn fuels further the economic growth। ठीक है? क्या कहता है कि ये इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है? नॉलेज द साइड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है? इसमें साइड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 है सही है। ये इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी इस पर काम करती है। द डिफिनेशन द डिफिनेशन ऑफ वांटलेस इन इकोनॉमिक गिवन बाय। जो वांटलेसनेस और डिजायरलेसनेस, मतलब ऐसे कुछ शब्द आए तो ये सीधा इसको आप आंसर कर सकते हैं। जेके मेहता। जेके मेहता ने क्या बोला? जेके मेहता जिससे अपने देश के इकोनॉमिस्ट हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी भी रहे हैं। तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो इनका कहने का मतलब, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने डिजायर को फुलफिल कर सके, मतलब कम रिसोर्सेज में अपने ढेर सारे डिजायर फुलफिल कर सके। इनका कहने का मतलब हम ऋषि मुनि बन जाओ तो भी तो हमारा डिजायर फुलफिल होगा, क्योंकि ऐसे कुछ बात करते हैं। ये साइंट इकोनॉमिक्स है, मतलब संत इकोनॉमिस्ट है। ठीक है? देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो बेनिफिट किस में इसमें होगा? ऑप्शन नंबर ए में होगा। ये चीज पूछ रहा है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। देखिए इस पर प्रोफेसर हालामेंट है, इसको रटिए। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन आर दोज व्हिच ऑफ large amount of labor required the given amount of capital. This statement given by Professor Halament. Mint है क्या? Who said the inflation is always monetary phenomena? मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला कि कि inflation is always monetary phenomena. Who propounded the purchasing power of parity? गुस्ताव कैसल ने 1920 में परचेजिंग पावर पैरिटी को दिया। 1920 में इन्होंने दिया। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसको बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब बास्केट ऑफ गुड्स जो हैं, कितने गुड्स को हम खरीद सकते हैं उसे मेजर कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। तो एक्सचेंज मतलब इससे क्या होता है? एक्सचेंजमेंट क्यों नापते हैं? ह्यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इसका किस में एनालिसिस किया था? इकोनॉमिक एनालिसिस किया था। तो ये सब में इसका यूज किया था परचेजिंग पावर का। अब बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब हुआ कि दो कंट्री हैं, एक मेरी कंट्री, एक कोई और कंट्री। तो उस कंट्री में मतलब हम बास्केट ऑफ गुड्स खरीदेंगे, उसके बाद उस मुद्रा की परचेजिंग पावर देखेंगे कि दोनों गुड्स का, कि हम अपने पैसे में कितना गुड्स खरीद लेते हैं और वो क्या खरीद लेती है। और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट मतलब इससे करते हैं। और उसके अलावा और यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, और इससे इकोनॉमिक एनालिसिस भी देखते हैं कि परचेजिंग पावर से मतलब जीडीपी को कौन से प्लेस पे है परचेजिंग पावर में, ये सब में। तो ऐसा यूज होता है। इसका थोड़ा सा यूज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। दी बेस्ड गुड्स स्ट्रेटजी डेवलप। ये जो केल्डार थेसिस से पीसी ब्रह्मानंद वकील ने मतलब लिया था बेस्ड गुड्स मॉडल में। इंडिया में बेस्ड गुड्स मॉडल लगाया जाए। पहला मॉडल हमारा क्या था?
हेराडोमा था, दूसरा क्या पीसी महालनोबिस था। तो पीसी महालनोबिस ने हैवी गुड्स पर फोकस किया, हैवी इंडस्ट्री की स्थापना की। जबकि ये पी आर ब्रह्मानंद एंड वकील ने क्या बोला था कि इसको बेज गुड्स मॉडल किया जाए, मतलब बेज गुड्स पर किया जाए जिससे सभी लोग को रोजगार मिले, ताकि हम जॉबलेस ग्रोथ में नहीं आए। हम इस समय जॉबलेस ग्रोथ में इसीलिए चले गए क्योंकि हम लोग बहुत चीजें जॉबलेस ग्रोथ में जाने का एक रीजन नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय बेज गुड्स मॉडल चाहिए था। तो कैलारिया थीसिस से ये इंस्पायर है। हु इज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन? देखिए, ये 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एन के सिंह थे, एम के सिंह नहीं, एन के सिंह। और जो 16वां फाइनेंस कमीशन अभी हाल में बना है तो उसके आगे पनगड़िया है। हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ ट्रस्टिंग? तो ये महात्मा गांधी। ठीक। व्हाट इज द सोर्सेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे वो इनकम जनरेट करती है? तो प्रॉपर्टी टैक्स से करती है, लैंड रेवेन्यू से करती है, प्रोफेशनल टैक्स से करती है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट? इसमें कैपिटल मार्केट कौन सा पार्ट है? तो काल नहीं, कैपिटल मार्केट पूछा तो स्टॉक स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट है ये कैपिटल मार्केट पार्ट है। जैसे जैसे मनी मार्केट का जो पार्ट है वो क्या है? प्रोमिसरी नोट्स है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, मॉनेटरी फंड है, म्युनिसिपल नोट्स है। देखिए, एक चीज ट्रिक याद करिए कि जो मनी मार्केट में आएगा उसमें जो सी से ऑप्शन कोई आएगा ऑलमोस्ट, इसमें सी का ऑप्शन जैसे कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल कुछ ऐसे कुछ करके आएगा, वो मनी मार्केट का होता है। स्टॉक मार्केट में सी से कोई ऑप्शन नहीं होता। बाकी ट्रेजरी बिल ये सब तो याद ही रहता है, प्रोविजनरी नोट्स। ठीक है। म्यूचुअल फंड जो जो एक मतलब ये एक साल के अंदर ही होता है। मनी मार्केट एक साल के भीतर होता है। एक साल के बाद, जैसे एक साल के बाद जाएंगे वो हमारा आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट। स्टॉक हो गया, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर हो गया, डेब्ट हो गया, डेरिवेट्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेड फंड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, ये सब कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है। देखिए, ये वीडियो हमको लगता है ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो हम यहाँ वीडियो रोकते हैं। एक पार्ट इसका पार्ट 3 भी आएगा, इसको यहीं पर रखते हैं।